हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल पांडे आपके अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम मैथ के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लोगों के पास पहुंचाएं। हर व्यक्ति जो मैथ से बहुत कमज़ोर है, मैथ में एकदम पढ़ने में जीरो है, उन सभी विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं। थोड़ा सा आप हर अपने अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं, जिससे वो कमज़ोर व्यक्ति भी जो गांव में मतलब कहीं कोचिंग के ज़रिए नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो इस YouTube के ज़रिए से शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, आराम से बैठ कर अपने घर मैथ को पढ़ सकता है। क्लास 10th के विद्यार्थी, यूपी और सीबीएसई बोर्ड के दोनों विद्यार्थियों के लिए कंबाइंड में ये चैप्टर के लिए बना रहा हूँ, जो हमारा है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि आपका 12th चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से अच्छे नंबर बनते हैं। ये आपका ज्योमेट्री का पार्ट है। आज हम ज्योमेट्री के पार्ट को स्टार्ट करते हैं और एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से आपको स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट रिलेटेड होते हैं सर्कल से, उन सभी पॉइंटों को हम पूरी तरीके से उसका व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं, अपनी सिलसिला शुरू करते हैं। और आइए सबसे पहला हम वृत्त के बारे में ही जान लेते हैं। वृत्त है क्या, फिर उससे रिलेटिव कौन कौन से टॉपिक होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, फिर उनसे एरिया कैसे निकालते हैं, सरकमफ्रेंस क्या होता है, सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो जैसा कि विद्यार्थियों दोस्तों आपको पता है कि एक अगर आपके पास पूरा एक प्लेन है, समतल दिख रहा होगा, जिसे हम समतल कहते हैं। तो इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ये आपको पता है कि एक प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और इन पॉइंटों को एक हम यहाँ से एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं और इस फिक्स पॉइंट से कुछ डिस्टेंस बना लेते हैं और ये डिस्टेंस मैंने यहाँ तक ले लिया। और इस डिस्टेंस को इस पॉइंट के, जो मैंने फिक्स पॉइंट किया है, इस फिक्स पॉइंट के सराउंडिंग साइड चारों तरफ से मैंने अगर इसे घुमा दूँ तो एक तरीके से क्लोज फिगर बनता है, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं सर्कल, वृत्त का नाम दे देते हैं। ये आपका जो मैंने यहाँ से फिक्स पॉइंट किया था, ये हमेशा जो एक सर्कल जो आपका बन जाता है, इसका ये जो सेंटर होता है, ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट होता है। और ये जो मैंने एक फिक्स डिस्टेंस, जिसे मैंने निश्चित दूरी कहा था, ये इस निश्चित दूरी को हम लोग नाम देते हैं त्रिज्या का, जिसे हम रेडियस कहते हैं। तो ये आपका रेडियस हो गया, जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और ये जो आपने फिक्स पॉइंट यहाँ पे कहा था, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, जिसको हम लोग निश्चित बिंदु कहते हैं। और उस निश्चित बिंदु का नाम दे देते हैं सेंटर, जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं। ये हम केंद्र एक यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ से मैंने ए ले लिया, इसको ओ ले लिया। और ये जो आपका निश्चित बिंदु है, जिसे फिक्स पॉइंट कहते हैं, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग त्रिज्या के नाम से जानते हैं। और आपको पता है, चूँकि मैंने जब इसको फिगर बनाया था, तो ये मैंने एक फिक्स जो डिस्टेंस किया था, तो यहाँ से जो जितने भी डिस्टेंस हैं, इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जितने भी डिस्टेंस अगर देखा जाए, तो सबकी डिस्टेंस बराबर होती है। तो सबकी डिस्टेंस बराबर होती है, तो इसका मतलब हम आपको एक चीज़ कह सकते हैं कि एक वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं, वो सदैव और सदैव हमेशा बराबर होती हैं। एक वृत्त में हम इनफाइनाइट त्रिज्याएं खींच सकते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हो ध्यान से, मैं बहुत सारे त्रिज्याओं को खींच सकता हूँ। तो आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। ठीक, तो चलिए उसके बाद मैंने तो रेडियस बता दिया। ये जो आपके पास फिक्स पॉइंट होता है, चलिए थोड़ा सा दूसरा सा डायग्राम फिर से बनाते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखो मैंने ये बताया था फिक्स पॉइंट, ये आपका डिस्टेंस त्रिज्या हो गया था।
अब ध्यान से अगर हम देखें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो सर्कल है आपके पास, इस पे बहुत इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनंत बिंदु होते हैं। अगर हम इस जो आपके पास ये सर्कल है, इस पे हम कोई एक पॉइंट मान लेते हैं जिसका मैंने नाम रख दिया P, और मैंने एक यहाँ से पॉइंट ले लिया जिसका नाम रख दिया Q। यदि हम P और Q को जोड़ें, दोनों को ज्वाइंट कर दें, तो हम देखेंगे ध्यान से कि P और Q को जब हम जोड़ते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को जब आपस में टच करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो ये हमेशा सेंटर से पास करते हैं, केंद्र से होकर जाते हैं। तो इस रेखा का जो, इस लाइन का जो नाम कर दिया जाता है उसे कहते हैं व्यास, जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं, जिसको हम लोग डायमीटर नाम दे देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है डायमीटर। इस तरीके से ये आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि जो आपके पास, अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ तो ये एक, फिर से देखो ध्यान से, फिर से एक व्यास का निर्माण हो गया, एक फिर से एक डायमीटर का निर्माण हो गया। और यहाँ से मैं अगर फिर से इसको देखूँ तो एक डायमीटर फिर बन गया। अगर मैं इसको फिर से देखूँ तो यहाँ से एक डायमीटर बन गया। तो आपको ये चीज़ और याद होना चाहिए कि एक जो आपके पास सर्कल होता है, उस सर्कल में इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं। मतलब एक अगर आप वृत्त ले लेंगे तो उसमें बहुत सारे व्यास बनाए जा सकते हैं, और जो व्यास होते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा वो सर्कल पे दो पॉइंट को हमेशा जोड़ते हैं, बट ये आपको याद होना चाहिए हमेशा ये सेंटर से, केंद्र से होकर के जाते हैं। तो केंद्र से जो जाने वाली रेखाएं होती हैं उसे हम नाम दे देते हैं वृत्त का व्यास। ठीक। और अगर हम एक ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे, तो मैं वृत्त पर मैंने यहाँ से इसको फिर से जोड़ा है। अगर आपको ध्यान से ये पीली लाइन दिख रही होगी ये चीज़, तो अगर ध्यान से देखो तो ये भी वृत्त पर दो बिंदुओं को, दो पॉइंट को एक साथ क्या करे, जोड़ रही है। बट इसमें एक खासियत है, ये सेंटर से पास नहीं कर रही है। जब ये सेंटर से पास नहीं कर रही है तो इसका नाम दे दिया जाता है जीवा। क्या नाम दिया जाता है? जीवा, जिसे हम लोग कॉर्ड के नाम से जानते हैं, CHORD। यहाँ से आपके पास हो गया। हाँ, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो आपके पास चॉर्ड होता है और जो आपके पास डायमीटर होता है, ये दोनों के दोनों सर्कल के दो पॉइंट को हमेशा जोड़ते हैं। बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो आपके पास कॉर्ड होता है, ये जीवा जिसे हम कहते हैं, ये सेंटर से पास नहीं करता। जो आपके पास डायमीटर होता है वो हमेशा सेंटर से पास करता है। तो ये क्लियर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें और चलो, तो मैंने आपको बता दिया व्यास के बारे में। ये आपका, ये पूरी लाइन क्या है? व्यास है। तो ये आपके पास जो व्यास बन गया यहाँ से, तो अगर मैं इसको देखूँ तो व्यास को हम लोग डायमीटर यहाँ से लिखते हैं। तो व्यास ये हो जाएगा आपके पास डायमीटर। जो व्यास है उसमें ये कौन सी लाइन है? AB लाइन। जो AB लाइन है वो आपके पास व्यास है। और अगर मैं इस व्यास को दो पॉइंट में यहाँ से अगर इसको बांटूँ मैं, तो ध्यान से, डायमीटर को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आपके पास जो व्यास है, अगर मैं इसको हाफ कर दूँ, ध्यान से देखिएगा, हाफ करने पर ये दो पार्ट में बढ़ जाती हैं, जिसमें जो आपका पहला पार्ट है वो R हो जाता है, फिर से जो दूसरा पार्ट है वो भी आपका R हो जाता है। तो मैं अगर इसको देखूं तो O से B तक, और फिर मैं O से यहाँ तक O तक लिखूंगा। तो D इक्वल टू, यहाँ से आपको ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा फिर से R। तो मैं ध्यान से देखूंगा तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? D की वैल्यू आ जाएगी 2R। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक अगर हम डायमीटर को लेते हैं, जो डायमीटर लेते हैं, ये डायमीटर को अगर मैं दो पार्ट में, दो खंड में अगर मैं इसे बांटता हूँ तो उसमें हमेशा दो रेडियस निकलता है। कितने रेडियस? दो रेडियस बन जाता है। तो ये दो रेडियस को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारा डायमीटर बन जाता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आप कहोगे जो आपके पास डायमीटर होता है, जिसे हम लोग व्यास कहते हैं, तो आपके पास ये होता है त्रिज्या, मतलब रेडियस का डबल। रेडियस का डबल कर देंगे तो आपके पास डायमीटर मतलब व्यास आ जाएगा।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। और अगर हम इसमें त्रिज्या को निकाल ले बच्चों, तो जो आपके पास त्रिज्या आ जाएगी वो आपका व्यास का हाफ। अगर मैं फिगर में ध्यान से दिखाऊं, ये जो व्यास है इसी को थोड़ा हाफ कर दीजिए, देखिए 2 पार्ट में बढ़ जाता है। तो आप हमेशा रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का हाफ कर देंगे, तो डायमीटर का हाफ करने पे आपका रेडियस निकल के चला जाएगा। बात क्लियर हुआ? तो बच्चों एक चीज़ यहाँ से नोट पॉइंट में आप हमेशा इसको याद कर लेंगे। बाय द वे एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि जो आपके पास डायमीटर है और उसका जो रेडियस होता है, डायमीटर और रेडियस इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये आपके पास 2:1 का रेशियो होता है। कितने का? 2:1 का रेशियो होता है। लेकिन बच्चों एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर वो आपसे रेडियस, त्रिज्या और व्यास का अगर रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये रेशियो आपका चेंज हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, चीज़ों को बारीकी से समझिए। मैं बहुत प्यार से आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको हर चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। और मैथ पढ़ने के लिए कोई डरना नहीं चाहिए बच्चों, एकदम बस थोड़ा सा माइंड में मुस्कुराते रहिए बस मैथ में, और मैथ आपको हमेशा आती रहेगी। बस मैथ जब आप क्वेश्चन लगाइए बस थोड़ा सा प्यार से मुस्कुरा दीजिए और आपका मैथ हमेशा क्लियर होता जाएगा। तो देखिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। और मैंने आपको ये चीज़ बता दिया, ध्यान से देखा जाए तो ये आपके पास कॉर्ड है, ये आपके पास, मैं इसका नाम रख दिया हूँ। अब अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास कॉर्ड है और ये आपके पास डायमीटर है, जिसे हम लोग बोलते हैं व्यास, और ये आपके पास हो गया जीवा। तो व्यास और जीवा में अगर हम पूछें तो सबसे बड़ी लंबाई किसकी होती है, सबसे ज़्यादा लेंथ किसका होता है, ये कॉर्ड का होता है या डायमीटर का होगा। तो डायग्राम में आपको ध्यान से दिख रहा होगा, जो आपके पास डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी लंबाई होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड होता है, क्योंकि ये हमेशा सेंटर से पास करता है। और बच्चों एक चीज़ ध्यान होना चाहिए आपको कि अगर आप किसी सर्कल में अगर सेंटर से पास करते हुए अगर आप किसी रेखा को खींचोगे, लाइन को खींचोगे, तो वो जो सर्कल होगी वो हमेशा दो बराबर इक्वल पार्टों में बढ़ जाएगी, और वो सबसे बड़ी लेंथ हो जाएगी, वो जो हमेशा सेंटर से पास करेगी। और अगर आप अन्य डिफरेंट पोजीशन पे अगर आप यहाँ से इसको बनाएंगे, जैसे मैं अगर ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन पास कराऊँ तो ये ध्यान से देखो, जैसे जैसे इसको अगर मैं दूर ले जा रहा हूँ वैसे वैसे इसका जो लेंथ हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर मैं फिर से इधर से आऊँ, ध्यान से देखो तो बच्चों ये फिर से देखो, फिर से इसकी जो लेंथ हो रही है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ये देखो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसमें सबसे जो बड़ी आपको लेंथ दिख रही होगी, सबसे बड़ी जो भुजा की माप दिख रही होगी, वो आपको क्या दिख रहा होगा, यही ए बी दिख रहा होगा। ये ध्यान से देखिएगा, ए बी दिख रहा होगा। तो यही आपके पास होता है सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे जो व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जो भुजा होती है, सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होती है, तो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास होती है। व्यास भी एक प्रकार की जीवा का ही काम करता है, लेकिन इसमें बस ये खास बात होती है, हमेशा सेंटर वृत्त के केंद्र से ही हमेशा पास करती है, हमेशा ये केंद्र से होकर के ही जाती है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इसको रोक लीजिए आप और अच्छे से नोट्स बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो चलते हैं आगे हम लोग सरकमफ्रेंस, जिसे हम वृत्त का परिधि कहते हैं। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आपने व्यास, वृत्त, जीवा सब चीज़ें देख लिया, आप ध्यान से देखिएगा, जो आपके पास परिधि होता है जिसे हम लोग परिमाप कहते हैं, सरकमफ्रेंस के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं, परिधि होता है। और एक सर्कल का जो परिधि होता है वो उसका पेरीमीटर ही होता है। सर्कल का जो परिधि होता है जिसे हम उसका पेरीमीटर कहते हैं, वो आपका होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, 2πr के इक्वल होता है। अब सरकमफ्रेंस होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, जो आपके पास ये पूरा सर्कल दिख रहा है, ये पूरा सर्कल का ये पूरा का पूरा जो है आपके पास, इसी को हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, जिसको हम लोग परिधि कहते हैं। और अगर हम इसको ऐसे काट करके पूरी तरह से फैला दें तो
एक पूरी तरह से लेंथ बन जाएगी, और जिसकी पूरी लेंथ की जो पेरीमीटर होती है, परिमाप होती है, वो हमेशा 2πr के इक्वल होती है। ठीक, तो यहाँ से एक पाई जो रखा गया आपके पास, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसका मान हमेशा ध्यान रखिएगा 22/7, इसको हम लोग 3.14 के से भी याद कर लेते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है। बात क्लियर हो गया। तो यहाँ से एक आपको ध्यान रखिएगा, पाई की जो वैल्यू दिया गया वो आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। आर्यभट्ट ने इसका जो वैल्यू है वो निकाल करके यहाँ तक इसको रखा हुआ था। आर्यभट्ट का ये विचार था कि 20 मात्रक वाले व्यास, 20 मात्रक वाले अगर व्यास हों तो उनका जो सरकमफ्रेंस होता है वो 62,832 मात्रक के बराबर होता है। इसी के अनुसार उन दोनों को रेशियो से ये वैल्यू जो आपका 3.14 निकाला गया, वहाँ से ही इसको लिया गया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी सर्कल का, कोई भी सर्कल हो, उसके सरकमफ्रेंस, उसकी परिधि ले लीजिए और उसका फिर से क्या ले लोगे आप, व्यास ले लो, उसका डायमीटर। सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो निकालोगे बच्चों, वो हमेशा हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, जिसकी वैल्यू पाई होता है, जिसकी वैल्यू 22/7 मतलब पाई के बराबर होता है। तो परिधि और व्यास का जो रेशियो होता है वो हमेशा पाई के बराबर होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप सरकमफ्रेंस बराबर आप कह सकते हैं पाई और डायमीटर। तो व्यास जो आपका डायमीटर है, अगर डायमीटर में यहाँ से आप पाई का मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसका सरकमफ्रेंस पूरी तरीके से बन जाएगी। ठीक, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको भी लर्न करिएगा। इस पे भी आपके पास फार्मूला एग्जाम में एक आध नंबर के लिए एक क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सर्कल में कुछ हमारे पास खास पॉइंट होते हैं जिनका एरिया निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। उन सारी चीज़ों को आइए हम पहले समझते हैं। चलो, तो वृत्तखंड के बारे में हम लोग पूरी तरीके से जानते हैं। वृत्तखंड क्या होता है? जैसा कि बच्चों आपको डायग्राम दिख रहा होगा, वृत्त में हमने आपको बताया था इसमें कि एक सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत अनंत बिंदु होते हैं। अगर हम यहाँ से ले लें, ध्यान से, यहाँ से मैंने ले लिया एक पॉइंट ए, यहाँ से पॉइंट मैंने ले लिया बी। अगर मैं इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पार्ट में डिवाइड किया तो ये सर्कल देखो 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। एक बड़ा सा खंड होता है, एक इसमें छोटा सा खंड होता है। एक बड़ा सा खंड होता है, एक छोटा सा खंड होता है। तो जो आपके पास बड़ा वाला खंड होता है, उस बड़े वाले खंड को हम लोग कहते हैं दीर्घवृत्त खंड। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त खंड कहते हैं। और जिसको हम लोग मेजर सेगमेंट। और जो आपके पास ये होता है, जो छोटा वाला खंड होता है, इस छोटे वाले खंड को हम लोग बोलते हैं लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड, जिसको हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं। ठीक, चलो, तो आपके पास ये हो गया दीर्घवृत्त खंड, ये भी लघु वृत्त खंड। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो वृत्तखंड बनाने वाली रेखा होती है, वो वृत्तखंड बनाने वाली जो रेखा है वो आपके पास होती है, मतलब ये हमारा कॉर्ड होता है जिससे हम लोग जीवा कहते हैं। तो जो जीवा होती है वो हमेशा वृत्त को 2 असमान भागों में डिवाइड करती है, 2 असमान भागों में हमेशा बांटती है। तो इसमें जो आपका बड़ा वाला भाग बनता है उसे हम दीर्घवृत्तखंड, जो छोटा वाला बनता है उसे लघु वृत्तखंड का नाम दे देते हैं। बात क्लियर हो गया? तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, जो वृत्तखंड बनाने वाला होता है वो आपके पास जीवा रेखा होता है, जिसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं। इसी के द्वारा हमेशा बनाया जाता है। अब दूसरा हमारे पास पॉइंट होता है, यहाँ से वृत्तखंड के बाद यहाँ से अर्धवृत्तखंड। अर्धवृत्तखंड, तो जो अर्धवृत्तखंड होता है, अर्धवृत्तखंड बनाने वाला रेखा कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अर्धवृत्त बनाने वाला, चूंकि अगर इसको सेंटेंस को हम ध्यान से देखें, अर्धवृत्त मतलब वृत्त को आधा किया जाए, और वृत्त को आधा करने में आपका हमेशा जो लाइन होता है वो हमेशा डायमीटर व्यास होता है। तो एक सर्कल का जो डायमीटर होता है वो हमेशा वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, और यही आपका जो होता है हमेशा अर्धवृत्तखंड बनाता है। तो एक ऐसी रेखा जो वृत्त को समान भागों में डिवाइड कर ले, समान भागों में बांट दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्धवृत्तखंड कहते हैं। अर्धवृत्त आधा वृत्तखंड होता है। और एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अर्धवृत्त का जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है आपका 180 डिग्री, 180 अंश का कोण यहाँ पे हमेशा बनता है। ठीक, तो अर्धवृत्त जो बनाने वाली रेखा होती है वो क्या होती है? व्यास।
हमेशा जो व्यास बनाने वाले इसका अर्धवृत्त होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और इससे कुछ रिलेटिव आपके पास एरिया निकालने के लिए कुछ हमारे पास फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को आराम से हम लोग धीरे धीरे करके समझते हैं। तो यहाँ से देखिए, एक मैंने सेंटर ले लिया और सेंटर से मैंने एक सर्कल बना दिया और इसी सेंटर से मैंने क्या किया, एक फिर से सर्कल बना दिया। तो मैंने अगर एक ही सेंटर से, एक ही वृत्त से दो डिफरेंट रेडियस के अगर मैं सर्कल बना दूं तो उसी को कहते हैं हम लोग वलय या रिंग कहते हैं। ठीक है, इसे हम संकेंद्रीय वृत्त के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, संकेंद्रीय वृत्त जब आप बनाओगे तो दोनों का सेंटर सेम होता है, दोनों का केंद्र एक ही होता है, बट इसमें रेडियस अलग अलग रेडियस का हमेशा सर्कल बनता है। तो एक की रेडियस जो होती है वो छोटी होती है, दूसरी जो सर्कल होती है उसकी रेडियस जो बड़ी होती है। पहले के रेडियस को अगर हम यहाँ से R1 लिख लें और दूसरे के रेडियस को R2 लिख लें तो इसमें बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो रेडियस है, जो त्रिज्या है बड़ी है और इसकी जो त्रिज्या होती है वो छोटी होती है। तो एक रिंग में ध्यान रखिएगा, इसमें आपको R2 ग्रेटर देन है, ये आपके पास R1 छोटा है। अगर हम इसके एरिया को बात कर लें इसका, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, पहले हम पूरा क्या करते हैं, इस पूरे बड़े वाले को निकाल लेते हैं। अगर हम इस पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालें तो ध्यान से देखो, इसको आप बंद कर लेंगे तो पूरा बड़ा वाला ए दिख रहा है और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मैं पाई आर स्क्वायर कर लूँगा, पर इसकी जो रेडियस है वो आपको दिख रहा होगा R2 है, तो मैं यहाँ से R2 कर दूँगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर से अगर हम छोटे वाले का निकाल लें तो ये आपको मैंने कह दिया बड़े का क्षेत्रफल है, ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका क्षेत्रफल है। और अगर मैं इस छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल लूँ, जो छोटा वाला वृत्त लिखा गया जिसकी त्रिज्या R1 है, इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो ये हो जाएगा आपके पास पाई R1 का स्क्वायर। और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो वही आपका आ जाता है, ये जो रिंग बनता है ये वाला, ये लो पार्ट जो है इसका एरिया आपको निकल करके चला जाएगा। तो अगर हम इस रिंग का एरिया निकालें, वलय का एरिया निकालें, क्षेत्रफल निकालें, वलय का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा पूरे बड़े के क्षेत्रफल में से, मतलब पाई R2 के स्क्वायर में से पाई R1 का स्क्वायर को घटा देंगे तो निकल के चला आएगा हमारा क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम पाई कॉमन कर लेंगे और R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका एक रिंग, जिसको हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कह सकते हैं, उसका एरिया निकल के आपके सामने चला आया। बात क्लियर हो गया, समझ में आ रही है? तो लाइक कीजिए वीडियो को, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, लोगों के पास से नोट कर लीजिए, आप पेन कापी लेकर के नोट करते रहिए बातों को। चलिए आगे चलते हैं और अच्छे अच्छे बातों को हम लोग सीखते हैं। देखो ये आपके पास सर्कल है। अब हम बात कर लेते हैं त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड क्या होता है, चलो इस पे पूरा डिटेल से इसको समझते हैं। तो एक त्रिज्यखंड को अगर हम देखें तो एक त्रिज्यखंड में दो त्रिज्या होता है। आपके पास ये त्रिज्या हो गया और ये त्रिज्या हो गया, तो ये त्रिज्याएं हो गई और इसमें मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया A और एक पॉइंट ले लिया B। तो ये जो A और B की जो बीच की जो डिस्टेंस दिख रही है ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं चाप, जिसको हम लोग आर्क बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे, चाप होता है हमारा। तो इसमें अगर हम सेंटर को इस तरीके से घुमाएं ये राउंड में, तो इस पर देखिएगा ध्यान से, चाप इसमें दो है। एक आपके पास AB आर्क है, ये वाला A से B तक ये आपके पास है, और ये जो है छोटा चाप है। क्या है? छोटा चाप है। और इस छोटे वाले चाप को हम लोग नाम दे देते हैं लघु चाप। क्या नाम देते हैं? लघु चाप। और इसमें अगर बड़ा वाला चाप देखोगे, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा जो लेंथ का बनता है यहाँ वाला, तो ये आपके पास हो जाता है बड़ा चाप है ये आपके पास, और इसका नाम दिया जाता है दीर्घ चाप। क्या नाम दिया जाता है? दीर्घ चाप। तो इसमें जो आपके पास लघु चाप है, वो लघु चाप कौन है? AB है। चाप को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए उसके ऊपर इस तरीके से एक साइन लगा दिया जाता है। ये आपके पास दीर्घ चाप है, जो आपके पास इस तरीके से B से A तक का जो चाप दिखा वो आपके पास हो गया दीर्घ चाप हो गया। ठीक,
तो जो आपके पास लघु चाप होता है इसकी जो वैल्यू यहाँ पे ये सेंटर पे एंगल बनाता है, और ये आपके पास जो दीर्घ चाप होता है तो उसका जो कोण होता है, दीर्घ चाप वाला जो कोण होता है वो हमेशा लघु चाप वाले कोण से बड़ा होता है। लघु चाप का जो कोण होता है दीर्घ वाले चाप से हमेशा छोटा होता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और दीर्घ चाप वाला जो कोण होता है वो लघु चाप वाले से हमेशा बड़ा होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम थीटा का कोण मान लें बन रहा है, तो ये चूँकि आपको पता है सर्कल का जो पूरा एंगल होता है वो 360 का होता है। एक वृत्त जो होता है अगर एक राउंड घूम जाती है तो वो 360 अंश का कोण बनाती है। तो उस 360 में इसको मैंने थीटा निकाल दिया, इधर का जो आपके पास एंगल बनेगा वो हो जाएगा 360 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब ये आपका जो है दीर्घ वाला खंड है, ये आपके पास लघु वाला खंड है। तो त्रिज्य खंड क्या होता है बच्चों कि ध्यान से देखो उस पर डायग्राम में, ये आपके पास रेडियस है, ये आपके पास रेडियस है। तो ये रेडियस दोनों चूंकि आपको पता है एक सर्कल की रेडियस सेम होती है, तो दो त्रिज्या ले लीजिए, दो त्रिज्या ले लीजिए और उसका एक ये लीजिए आर्क चाप ले लीजिए। तो दो त्रिज्या और एक चाप, दो त्रिज्या और एक चाप जो आपके पास आकृति सर्कल में बनाते हैं उसी को हम लोग त्रिज्य खंड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? त्रिज्य खंड नाम देते हैं। तो यहाँ से आपको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ए ओ बी जो आपके पास बन रहा है वो त्रिज्य खंड बन रहा है। अब त्रिज्य खंड में भी इसमें दो भाग होते हैं, एक छोटा खंड होता है, एक बड़ा सा खंड होता है, क्योंकि इसमें दो चाप होती हैं। ये आपके पास एक ए बी चाप है और एक ए बी ए चाप है। तो जो आपके पास ए बी वाला जो चाप है वो जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, केंद्र पे कोण बना रहा है वो थीटा है, और जो बी ए है वो थोड़ा सा बड़ा कोण है, उसे हम दीर्घ चाप कहते हैं। तो यहाँ से जो छोटा वाला खंड है उसको नाम दे देते हैं हम लोग, उसका नाम लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड है वो। ठीक, और आपके पास जो बड़ा वाला है उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या नाम देते हैं? दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड और लघु त्रिज्य खंड। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, मैं डायग्राम के यहाँ लिख देता हूँ। ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है? लघु त्रिज्य खंड। और आपके पास ध्यान से बी ओ ए, तो बी ओ ए मतलब अच्छा ये मत समझिएगा इधर वाला, ये इधर वाला राउंड लिया गया बी ओ ए, ये साइड वाला एंगल है। तो यहाँ से आपके पास जो हो जाएगा बी ओ ए हो जाएगा वो आपके पास दीर्घ त्रिज्य खंड होगा। ठीक, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का जो कोण बनता है वो लघु त्रिज्य खंड के कोण से हमेशा बड़ा होता है। ठीक, और 360 से कम होता है। बात क्लियर हो गया? अब हम अगर इसके एरिया की बात कर लें बच्चों तो ध्यान रखिएगा, जो लघु त्रिज्य खंड होता है, लघु त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके पास थीटा अपान 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। चूंकि थीटा अपान 360, चूंकि पूरा एंगल 360 होता है और उस 360 का एक ही पार्ट लिया गया है, तो 360 का कितना डिग्री बन रहा है वो थीटा है यहाँ पे, तो वो 360 का कितना थीटा है, तो उसके बाद पाई आर स्क्वायर, चूँकि पूरे सर्कल का एरिया होता है तो उसका मैं चूँकि इतना भाग ही मुझे निकालना है इसलिए यहाँ से मुझे पाई आर से मुझे मल्टीप्लाई यहाँ पे किया गया। तो ये हो गया लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और अगर हम ध्यान से निकालें दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले बच्चों, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 360 में से थीटा कोण घटा देंगे, क्योंकि थीटा जो हो जाएगा वो लघु वाला निकल जाएगा, तो बटा में हो जाएगा 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये आप फार्मूला यूज करेंगे लघु त्रिज्य खंड के लिए और ये फार्मूला यूज करेंगे आप दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए। बात क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ से एक नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर प्रश्न में ये शब्द पूछ लिया है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं पूछा और वहाँ से उसके जो लघु त्रिज्य खंड है उसका जो चाप की लंबाई अगर आपसे पूछ लेगा, लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई बताओ, तो भैया ध्यान रखिएगा लघु जो आपके पास बनेगा, लघु त्रिज्य खंड जो बनेगा, लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, तो लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई हो जाएगी थीटा अपान 360 गुणा में 2 पाई आर का मल्टीप्लाई कर देंगे आप।
अब 2πr क्यों कर रहे हैं? चूंकि आपसे वो लेंथ पूछ रहा है कि मतलब पूरा जो पूरे परिधि का माप है उसका जो त्रिज्य खंड वाला है वो कितना अपना भाग बना रहा है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इसका बात किया जा रहा है उसमें। तो ये हो गया लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई अगर पूछेगा तो थीटा बटे 360 गुणे 2πr। और यहां से अगर आपको दीर्घ त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई पूछता है तो याद रखिएगा थीटा बटे 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणा में 2πr कर देंगे। ठीक, तो ये आपका जो आ जाएगा ये दीर्घ त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, मतलब इसकी जो पूरी लेंथ हो जाएगी वो पूरी यहाँ पे आपका लेंथ निकल करके चली आ जाएगी। तो ये हो गया आपके पास दीर्घ त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई और ये हो गया लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। ये आपका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला रहा। ये आपके उसके जो चाप है, जो चाप केंद्र पर कोण बना रहा है उसकी चाप की लंबाई निकालना हो तो आप इन दोनों फार्मूलों को यूज करेंगे। और उसका एरिया है, मतलब वो कितना क्षेत्रफल घेर के रख रहा है, तो आप इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन पूछता है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा सबसे पहले इसमें पूरा कंसेप्ट हर चीज़ों को क्लियर कराऊंगा। जब आपका पूरी तरीके से अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अब आपको सवाल को सॉल्व करने में, हल करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। बच्चे कंसेप्ट को नहीं सीखते और वो धीरे धीरे करके बस सवाल पे ही आक्रमण कर देते हैं, जिससे एक दो सवाल लगाने के बाद वो फंस जाते हैं। तो ऐसा आप नहीं करेंगे, पहले इसको ध्यान से देखिएगा, पूरे एक एक चीज़ को कंसेप्ट समझ लीजिएगा, जिससे आपको सवाल लगाने में बहुत ही आसान स्मूथ हो जाएगा आपको। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं हम लोग।